strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. The dollar came to dominate trade after World War II. The U.S. was the biggest economy in the world. Other countries were trying to rebuild, and the dollar, it was stable. So how did the dollar become the currency of choice across the world? And more importantly, what kind of a future is it up against? माजी कदीम के अंदर जब किसी दो पार्टियों को आपस में ट्रेड करना होता था तो वो ट्रेड के लिए एक सिस्टम का इंतखाब करते थे जिसे पुराने वक्तों में बाल्टर सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम के तहत मान के चलें कि अगर एक शख्स को एक अपनी पैली के अंदर से गंदम कटवानी है और दूसरे शख्स को उजरत देनी है तो उनके दरमियान ये तय पा जाता था कि ये पैली काटने की सूरत में इतने फीसद गंदम इस शख्स को अदा की जाएगी। यानी दो पार्टियों को आपस में ट्रेड करने के लिए एक चीज के एवज दूसरी चीज दी जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें इवॉल्व होती गईं और ये बार्टर सिस्टम के एवज चीज देने के बजाय इसके अगेंस्ट सोने और चांदी से बने हुए सिक्कों में शुमार होना शुरू हो गया। फिर ऐसा वक्त भी आया जब इस सोने के एवज पेपर करेंसी इजाद की गई। पेपर करेंसी का इजाद इस तरीके से किया गया कि अगर फलाना मुल्क उसके पास इतनी क्वांटिटी के अंदर सोना या चांदी के जेवरात या अशरफियां हैं तो उसके अगेंस्ट वो मुल्क इस तादाद के अगेंस्ट इतने प्रपोर्शनेट से इतनी पेपर करेंसी छाप सकता है, जैसे डॉलर्स का मार्जे वजूद में आना। फिर वक्त आता है वर्ल्ड वार 2 का, जब पूरी दुनिया में एक स्लम सी कंडीशन आ जाती है, पूरी दुनिया क्राइसिस के सिचुएशन में होती है। बहुत सारे मुल्क के अंदर रिजर्वायर्स खत्म हो चुके होते हैं और वो एक भूख और प्यास का आलम होता है। बहुत सारे मुल्क ऐसे करते हैं कि उनको जो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होती हैं जैसे खुराक है, उसके हसूल के लिए वो डॉलर्स लेते हैं और अपने सोने और चांदी को गिरवी रखवाते हैं एक खास मुल्क के पास। फिर वक्त गुजरता जाता है और एक ऐसा वक्त आता है कि जिस मुल्क के पास ये ज़खायर रखवाए गए थे और ये डिटरमाइन किया गया था कि ये जो पेपर करेंसी वो एक खास प्रोपोर्शनेट से छाप सकते हैं, यानी जितने उसके पास ज़खायर होंगे उसके एक प्रोपोर्शनेट से वो उतनी पेपर करेंसी छाप सकते हैं। फिर एक वक्त आया जब ये बात सामने आई कि उन्होंने डॉलर का इसके साथ लिंक ही खत्म कर दिया है। फिर आप मान के चलें कि जब आपके पास इस चीज का कंट्रोल ही नहीं है कि आप पेपर करेंसी जितनी मर्जी छाप सकते हैं तो कैसे इस दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं यहां कहूंगा कि ये जो वर्ल्ड वार 2 की या करवाई गई ये भी एक डिस्प्यूटेड आर्गुमेंट है कि क्या इस दुनिया के अंदर आर्टरली और इसके अलावा असला बेचने के लिए ये डर पैदा करने के लिए ही तो वर्ल्ड वार नहीं करवाई गई कि डॉलर की इजारादारी पूरी दुनिया पे वाजिब हो जाए। 1970 के अंदर जब आपका डॉलर का लिंक ही इससे खत्म कर दिया गया, इसका मतलब है एक खास मुल्क जितना चाहे उतने डॉलर छाप सकता है। अब आप मान के चलें कि हमारा मुल्क जैसे है उसका जैसा और बहुत सारे इस्लामिक मुल्क के जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं जो कि बराए नाम इस मुल्क को चला रहे हैं, उसको आप मान के चलें कि उनके अगर आपने जमीर खरीदने हैं तो वो डॉलर जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, एक खास मुल्क जितने चाहे छाप सकता है, उसको $1 मिलियन, $1 बिलियन या $1 ट्रिलियन की अगर पेपर करेंसी छापनी है तो वो एक प्रेस मशीन लगा के 2 दिन मजीद चला के उसको छाप सकता है और उसी के साथ पूरी दुनिया में जितने जमीर चाहे खरीद सकता है। यहाँ पे हमें चाहिए कि हमें एज ए इंडिविजुअल नहीं सोचना चाहिए बल्कि एक कौम बन के सोचना है। आप मान के चलें 1970 और 80 के दहाई के अंदर जब ये बात और ऐसी खबरें सामने आना शुरू हुई कि पाकिस्तान के भुट्टो, सऊदीया के शाह फैसल और कर्नल कजाफी इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि हम एशिया के अंदर वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक वर्ल्ड बैंक बनाने जा रहे हैं। फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, एक को फांसी दे दी गई और बाकियों को मरवा दिया गया। क्या ये लोग मुल्क के साथ सगे थे? बिल्कुल थे। लेकिन इस टाइम जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं क्या इनके जमीर खरीदे हुए हैं? बिल्कुल खरीदे हुए हैं। भला कैसे? ये लोग इस्लाम को छोड़ के अपनी इंडिविजुअल जो उनकी सोचें थी उनके पीछे लग गए। भला कैसे? कि वो डॉलर के पीछे लगे, किसी कोई एक जजीरे पे चला गया, किसी को एक मुल्क के अंदर पता नहीं इतने मिलियंस के फ्लैट मिल गए तो वो वहां पे जाके अपना जमीर बेच के लग गया। किसी ने इस कौम का नहीं सोचा क्या पाकिस्तान के अंदर आज ढूंढने पे यहाँ पे तेल के ज़खायर और गैस के ज़खायर नहीं है? क्या उन्हीं तेल और गैस और इन मादनियात से मिलके यहाँ पे
रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पे बिल्कुल इंडस्ट्रियां लग सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है बिजली के बहरान का है, वो भी पूरा हो सकता था, लेकिन पर्पसली गुज़िश्ता 30 से 40 सालों के अंदर बिजली की डेवलपमेंट हुई नहीं। बिजली बनाना कोई मुश्किल मसला नहीं। मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, जो कि पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे जवान थे, इनको कभी सामने आने का मौका ही नहीं दिया गया। कोई पॉलिसी मेकर्स में इंजीनियर्स या बड़े लोग हैं ही नहीं। इसकी वजह क्या थी कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन्होंने आज से 30 साल पहले तक ही जितनी उनके मुल्क की कंजम्पशन थी उससे ज़्यादा उनकी डिमांड से उन्होंने डबल ट्रिपल टाइम उनके पास बिजली बनाने की कैपेसिटी भी थी। आप मान के चलें कि एक जराब बनानी है आपने और उसका एक प्रोडक्शन यूनिट आप पाकिस्तान में लगाते हैं और सेम मशीन सेम प्रोडक्शन यूनिट आप चाइना में लगाते हैं, और दोनों जराबों को जो जिस मशीन पे बनी है दोनों की एफिशिएंसी सेम है। दोनों मुल्कों के अंदर उस जराब पे जो मशीन और लेबर ने काम करना था वो भी सेम है, लेकिन उस जराब को मशीन को जो चलाने के लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी वो ही पाकिस्तान के अंदर अगर फी यूनिट 60 रुपए का होगा और चाइना के अंदर 4 रुपए का होगा, जब ये प्रोडक्ट बन के निकलेगी तो अल्टीमेटली मुल्क के अंदर डॉलर का जरिए कब खुलना है? तभी खुलना है कि जब आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे और बाहर कहीं बेचेंगे, वो चाहे इंग्लैंड हो गई या किसी और मुल्क में बेचेंगे, एंड यूजर को जहां पे सेम क्वालिटी सस्ती चीज में मिलेगी तभी आप प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाइना उसको 4 रुपए यूनिट के हिसाब से बनाएंगे और आप 60 रुपए के यूनिट से बनाएंगे, इस 56 रुपए का यूनिट का डिफरेंस कौन पे करेगा? जाहिर बात है कस्टमर अल्टीमेटली दूसरे मुल्क की तरफ चले जाएगा। इसीलिए ये जो पॉलिसी मेकर्स है, ये जो डिसीजन मेकर्स है, इन्होंने अपनी इनफरादी सोच सोची और इनफरादी ये डॉलर्स लिए और दूसरे मुल्कों में सेटल हो गए, अपने टेन्योर इधर पूरे किए। मैं तो यही कहूंगा कि 1947 से बज़ाहिर हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन 2024 में इन 73-74 साल गुजरने के बाद भी हम आज़ाद नहीं। क्या आप समझते हैं कि हम आज़ाद हैं? हम बिल्कुल आज़ाद नहीं। हम मरूने मिन्नत हैं इन पॉलिसी मेकर्स के जो कि डील करके आए होते हैं, जिनकी अपनी इनफरादी प्रायोरिटीज़ हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपना टेन्योर पूरा करना है और उन जजीरों पे चले जाना है जो कि बिके होने हैं उस फेक करेंसी के थ्रू जो कि वो जितनी चाहे छाप सकते हैं। आपने अक्सर मौक़ों पे देखा होना है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स के नीचे से बहुत सारे अंडर वाटर आपको टनों के हिसाब से डॉलर्स का भरमार देखने को मिला। इवन के देखा जाए तो वो एक खास मुल्क जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा है, लेकिन वो कैसे? वो डॉलर्स जो कि वो जितने चाहे छाप सकते हैं। अगर आप आज के हैं कि मैं तमाम ट्रेड, जैसे मैंने तुर्की से ट्रेड करनी है तो मैं लीरा में करूंगा, चाइना से ट्रेड करनी है तो मैं येन में करूंगा, इंडिया से ट्रेड करनी है तो मैं इंडियन रुपये में करूंगा, बांग्लादेश से ट्रेड करनी है तो मैं टका में करूंगा, और अगर मैंने रशिया से ट्रेड करनी है तो रूबल में करूंगा। मैं इस डॉलर की सुप्रीमेसी को नहीं मानता, तो शायद बहुत ही मुस्तकबिल करीब में जो ये बंदा कहने वाला होगा उसको उठा लिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा। जो इस मुल्क को एक कौम बन के सोचेगा, इस मुल्क के डेवलपमेंट में होगा, वो उसको उठा लिया जाएगा। और शायद अगर ऐसा हो कि अगर कुछ ऐसे पॉलिसी मेकर्स आ जाएं जो अपने ज़मीर को ना सोचें, इस कौम का सोचें, इस मुल्क का सोचें और इस मुल्क का कुछ बेहतर करने का सोचें, तो शायद इस मुल्क पे जंग भी वाजिब हो जाए। क्योंकि अगर आप इन डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड करेंगे तो उसमें डॉलर की इजारादारी खत्म हो जाती है। डॉलर का जब तक आप ट्रेड को अंदर रखेंगे तो अल्टीमेटली आप इस टाइम बिजली बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? आप जब बिजली बनाते हैं तो आप कोई ना कोई फर्नेस ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गई या बायोमैस हो गई, यही चीज़ों से बिजली बनाते हैं। ये आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? आप ये अमेरिका से, रशिया से, कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी पेमेंट्स किस में करते हैं? वो आप डॉलर में करते हैं। डॉलर्स आप कहाँ से लेते हैं? आपको अल्टीमेटली यानी या तो आप बाहर से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमा लें, या आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको हर कुछ फिस्कल ईयर के बाद आपको डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप यही डॉलर फिर आपको कर्जे की मद में लेने पड़ते हैं। वही कर्जा जो कि हर बुक्स के अंदर आप पे बढ़ा दिया जाता है और उसकी आप किस्तें देते रहते हैं, वो और बढ़ देता है कर्जा। अगर इन 30 सालों के अंदर आपके पॉलिसी मेकर्स अच्छे होते, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते होते, मैं एक शोबे की बात कर रहा हूं जहां आपकी प्रायोरिटीज इस मुल्क के अंदर होती, आप इस मुल्क के अंदर होते, आज आप भी जर्मनी की तरह, पाकिस्तान की गर्मियों के अंदर 2024 के अंदर अप्रोक्सीमेट 32,000 मेगावाट की कंजप्शन थी, और पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डला हुआ था वो 25 से 26,000 मेगावाट का है या इससे भी कम है, तो बाकी सारा लाइन लॉसेस की मद में हो जाता है। अब मैं आपको मान के चलूं, ये बिजली बनती है सोलर से और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू,
لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ جرمنی جیسا ملک آج سے وہ اس ٹائم اگر 32,000 میگا واٹ پاکستان پورے کی کنزمپشن تھی, اور جرمنی جیسا ملک 64,000 سے لے کے 80,000 میگا واٹ پروڈکشن اپنے صرف اور صرف سولر سے جنریٹ کرتا ہے, اور جو کہ ان کی پروڈکشن کا ٹوٹل 6 سے 8% بنتا ہے, یعنی 92% وہ حصہ باقی ذرائع سے بناتا ہے. تو جو ترقی یافتہ ممالک تھے وہ بجلی کے مسائل آج سے 20-30 سال پہلے حل کر چکے. ٹھیک اسی طرح اگر آج آپ مان کے چلیں کہ یہی بجلی اگر طریقے سے بنائی ہوتی تو آج بھی آپ کو فی گھر اتنی یعنی مہنگائی کے باوجود 3 سے 4 روپے کا فی یونٹ ہوتا ہے. یعنی ایک نارمل توسط کا بندہ جو کہ گھر میں لائٹیں پنکھے چلاتا ہے, اگر اس کے 200-300 یونٹس چلتے ہوتے تو اس کا میکسیمم 1,000 سے 1,500 روپے بل آنا تھا, جو کہ غلط ڈیسیجنز کی مد میں لاسٹ 2 سے 3 سالوں میں ان کی پرائسز ایکسپونینشلی اوپر چلی گئی. اس کی بڑھنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی صحیح ڈیسیجنز نہ ہونے کی وجہ سے, آپ کی انفرادی سوچ کی وجہ سے. دوستو یہ میرا ایک اویئرنیس میسیج تھا. مجھے ڈر ہے کہ یہ کنٹروورشل باتیں بھی اس میں کی ہیں, اس کے بعد مجھے نہ اٹھا لیا جائے. ملتے ہیں انجینئر احتشام امین کو, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.